Call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और इसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है। उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो हमारे इस वीडियो को अभी देखेंगे, हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे। और हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो जब वीडियो प्रसारित होगा तो उसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, तो उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग अभी कल चर्चा कर रहे थे अग्निवेश, आयुर्वेदिक अग्निवेश है। और इस किताब में हम लोग सिस्टम पर चर्चा कर रहे थे कि हमारे शरीर में सिस्टम कितने हैं। तो हम लोगों ने अभी
इस पर कुछ सिस्टम्स पर चर्चा किया था और हम लोग आज कुछ अन्य सिस्टम्स की चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र की बात की था, नर्वस सिस्टम की कल बात किया था, और हमने कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है उसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो तंत्रिका तंत्र शरीर का महत्वपूर्ण तंत्र है। नर्वस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, ये कंट्रोलिंग और ये रेगुलेशन और कंट्रोलर के लिए दो सिस्टम है शरीर में, एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम लोग इस नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं दोनों से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है। इस सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम में ब्रेन निकलेगी, चाहे वो ब्रेन से निकले और चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से निकले। अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है तो उनको हम लोग स्पाइनल नर्व बोलेंगे, अगर ब्रेन से निकलती है तो क्रेनियल कैविटी से निकलती है, इसलिए हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। तो ये संस्थान, ये जो सिस्टम है शरीर के सभी सिस्टम्स पर नियंत्रण रखता है और उनका रेगुलेशन करता है। तो हम इसको शरीर का राजा कह सकते हैं। अब क्या क्या इसमें है, कोई भी जो ब्रेन में क्या है, ब्रेन में कोई भी विचार, कोई भी बुद्धि, जो भी ज्ञान आपको होता है, कोई विवेक, कोई अनुभूति, कोई भी हास्य, प्रसन्नता, आनंद, इनके जितने भी वो है। दूसरा, कोई भी जो हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन होगी बाहरी संसार की, वो इसके माध्यम से यही ब्रेन उसको एनालाइज करता है, ये पहुंचती है और उसी सिस्टम के माध्यम से ये ब्रेन तक पहुंचती है और फिर इसको ब्रेन जो है इसको एनालाइज करता है और फिर उसके अनुरूप कोई क्रिया करता है, कोई रिएक्शन करता है। तो तंत्रिकाओं के कार्य विद्युत के तारों से, बिल्कुल जैसे विद्युत बिजली के तार होते हैं वैसे ही इनका काम है। और जैसे धातु के तार विद्युत के माध्यम से संदेश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वैसे ही ये जो नर्व्स हैं ये हमारी इंफॉर्मेशन बाहरी जगत की ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन, यानी ब्रेन का कोई ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर को वो सारे शरीर में बिखरा देती है, बताती है कि ये आपको करना है। अब ये जो नर्व है, ये क्योंकि नर्व पूरे शरीर में जब फैली हुई है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग नर्वस सिस्टम के दो भाग करते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन जो बाहरी हमारी परिधि में, हाथों में है, पैरों में है, ये जो बाहरी परिधि में फैली हुई है पेरिफेरी में, इनको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हम लोग इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल माने पेरिफेरी में, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग दो तरह की सिस्टम होते हैं। एक होता है जो क्रेनियल, इस ब्रेन से जो निकली हुई नर्व है उनको क्रेनियल नर्व बोल देते हैं, स्थान के आधार पर, जो जहां से निकली, जैसे हम लोग कहते हैं कहीं कि वो फतेहपुरी, वो कहते हैं वो जौनपुरी, तो ये जौनपुरी वो है उसका जगह का बताता है। वैसे ही हमारा जो ब्रेन से निकली हुई है वो क्रेनियल नर्व, जो स्पाइन से निकली वो स्पाइनल नर्व, तो ये उसी के भाग भी हैं। तो इस क्रेनियल नर्व 12 होती है, 12 पेयर माने दोनों तरफ होती है, तो 12 पेयर होती है। और शेष बहुत सी जो नर्व है वो मेरुरज्जु से यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, तो ये 31 पेयर होती है। तो सारे शरीर का नियमन संचालन इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से, इन्हीं नर्व के माध्यम से होता है। अब इन्होंने कहा कि मस्तिष्क, ये हम लोग का हल्की हल्की सूचनाएं ले रहे हैं ताकि एक मोटा मोटी आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज ब्रेन या नर्वस सिस्टम क्या है। तो ब्रेन के दो भाग हैं, एक हमारा कहता है बड़ा बिग ब्रेन और एक कहता है छोटा ब्रेन। तो बिग ब्रेन, छोटा ब्रेन, ठीक है। तो बिग ब्रेन का बृहद मस्तिष्क क्या करता है,
ये कोई भी आपको पेन है, कोई भी आपको टच है, कोई भी हॉट है, कोल्ड है, इन सब का जो ज्ञान कराता है वो आपको कराता है बड़ा ब्रेन, बिग ब्रेन। और इसमें कुछ चिंतन मनन का कार्य होता है, जैसे कोई विचार करते हैं, कोई अनुभूति करते हैं, कोई हम लोग दर्द का कोई अनुभूति हुई, हमने कुछ विचार करना शुरू किया, तो ये जो विचार है, मेमोरी हमारी, ये सब इसी में रहती है और इसी संचालित होती है। इसमें बिग ब्रेन में ये खासियत है कि जो इसको लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट साइड will control the right side of the body and right side of the brain will control the left side of the body। ये इसमें, क्योंकि यहीं पर मेडुला में आकर के दोनों नर्व्स ऐसे क्रॉस कर देती हैं। छोटा वाला क्या करता है, वो पीछे की तरफ रहता है, सेरेबेलम कहलाता है, और विभिन्न पेशियों की गतिविधियों पर, ये मूवमेंट पर ध्यान देता है। तो कोई कैसे मूवमेंट हो रहा है, यानी कोई मसल्स कैसे फंक्शन कर रही है या कैसे मूवमेंट कर रही है, ये इस पर डिपेंड करता है, और ये उसको चेक करता है। और शरीर के जोड़ों की गतियां, चलना फिरना, इसका जो रेगुलेशन है इसके द्वारा होता है। नाउ कम टू मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में मसल्स जो है वो आती है। तो ये मसल्स से बना हुआ तंत्र है। तो इसमें क्या, जो भी मूवमेंट होगा, बिना मसल्स के कोई मूवमेंट संभव नहीं। मसल होना पड़ेगा उसके लिए आपको, इस पे मसल्स, तो इसकी गतियां इस सिस्टम पर, मस्कुलर सिस्टम से ही संचालित होती है। अब दो तरह की हम लोग मसल्स की बात कर रहे हैं। एक तो मसल्स वो है जो स्वयं की, जो हम सोचे और हम काम करें, हम दौड़ना चाहते हैं तो हम दौड़ लेते हैं, हम काम करना चाहते हैं तो काम कर लेते हैं, हाथ को हिलाना चाहते हैं हिला लेते हैं, पैर को हिलाना चाहें पैर को हिला लेते हैं। ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। तो यानी हम इच्छा पर निर्भर है। तो हमने इच्छा क्या किया, हमने कहा कि हमको दौड़ना है, तो हमने, तो ये इनको बोलते हैं वॉलंटरी, यानी वॉलंटरी बने आपकी इच्छा पर निर्भर है, इसलिए आप इसको वॉलंटरी कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी है मसल्स जो आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, जैसे हार्ट का पंपिंग सिस्टम, हार्ट के अपने मसल्स का एक्शन, लंग्स का अपना एक्शन, इंटरनल कोई ऑर्गन है उसका अपना फंक्शन है, वो कर रहा है, आपसे डिपेंडेंट नहीं है, यानी आप उसको रोक नहीं सकते, ना संचालित कर सकते हैं। तो वो ऐसे जो है उनको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल, यानी वो कंट्रोल होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। अब इनमें पेशी में गुण क्या है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर रिलैक्स करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसका गुण है। इसी की वजह से ये क्या है, पेशियां शरीर की अस्थियों को, जो बोन है वो बोन के चारों तरफ रहती है, तो यानी उसको एक सुडौलता प्रदान करती है, अच्छा रूप देती है। दूसरा क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्शन और शीतलन के माध्यम से ये उनको मूवमेंट के जोड़ती है। और ये कहां से जुड़ी है, टेंडन से जुड़ी रहती है इन बोन से। तो यानी अब आप कहना चाहें तो मसल, टेंडन और बोन, MTB कह सकते हैं, मसल, टेंडन एंड बोन। मसल और बोन के बीच में टेंडन है। पेशियों में संकुचन प्रसार से ही हाथों, पैरों, गर्दन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसी की वजह से सारा मूवमेंट होता है। नाउ कम टू बोनी सिस्टम। बोनी सिस्टम में 206 हड्डियों की बात कही गई है। तो 206 हड्डियां हैं। ये हड्डियां, इनको अस्थि भी कह सकते हैं, ये जुड़ती हैं और आपको एक स्केलेटन जो है एक बोनी स्केलेटन आपको तैयार करती हैं, जिसकी वजह से आप मूवमेंट कर सकते हैं। जो मेन मूवमेंट है आपका, जो आपको आधार चलने का, जो खड़े होने का, ये सब मजबूत ढांचे का निर्माण ये अस्थि तंत्र करता है। इसके प्रमुख कार्य क्या है, नरम मुलायम ऊतकों और अंगों का सहारा। कोई भी जो सॉफ्ट कोई भी टिश्यू होगा तो उसको ये क्या करते हैं, सहारा देते हैं। क्यों सहारा, उनको रोकते हैं, उनको अपनी जगह पर रहने देते हैं, स्थिर रखते हैं और सुरक्षा देते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। और शरीर को आवश्यक, जैसे आपको मूवमेंट करना है तो उसको गतिशील बनाने का काम भी यही करते हैं। जो बहुत हार्ड बोन्स होती है वो क्या करती है, लीवर के समान, लीवर माने वो नहीं, लीवर माने साइंस का लीवर के समान गति करती है, मतलब मूवमेंट
के लिए आगे पीछे इस तरह करना, ये वाला घूमना, सरकम आगे रिलैक्स करना, आगे करना, पीछे करना, बाएं करना, दाएं करना, ये जो काम है वो लीवर का है। ये लीवर माने हमारा लीवर वाला ऑर्गन नहीं, बल्कि लीवर माने जो साइंस का लीवर, जिससे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपादित होते हैं। इसके अलावा कूल्हे की हड्डी क्या है? कूल्हे, देखिए कूल्हे की हड्डी, अब जो बड़े बोन्स जो हैं, बड़े बोन्स, तो बड़े बोन में क्या है? कूल्हे की हड्डी। सीने के स्टर्नम सामने बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच, जो बीच में आता है आपको, जहां प्रोटेक्शन दिया हुआ हार्ट को, वो स्टर्नम कहलाती है। फिर पैरों की लंबी हड्डियां, पैरों में लंबी हड्डियां हैं, इनके भीतर अस्त बोन मैरो होती है। बोन मैरो होती है, वो क्या करती है? रक्त का निर्माण नहीं करती, रक्त के कॉर्पसेल्स का, यानी रक्त के सेल्स का निर्माण करती है। हम WBC, RBC, प्लेटलेट, इनका निर्माण करती है। बच्चों में हड्डियां पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होती। क्यों? लगभग 20-21 वर्ष तक हड्डियां डेवलप करती है, ग्रोथ होती है। उसके बाद 25 वर्ष तक रीमॉडलिंग माने यहां से यहां करना, इसको फ्यूजिंग करना, ये सब काम होता है। तो 21 से 25 वर्ष तक रीमॉडलिंग काम होता है। 25 वर्ष के बाद फिर हड्डी विकसित नहीं होती। अब हड्डियों में आप जो है, हड्डियों के विकास को एक्सरे आप देख सकता है और ये बता सकते हैं कि उम्र कितनी है। कोई कहीं पता करना होता है कि इसकी उम्र कितनी है, तो वो कहते हैं कि हमारी इससे हड्डियों से पता लगा लेते हैं कि इतनी उम्र लगभग इनकी होगी। अस्थियों कई प्रकार के हैं कि लंबी है, कोई बेलनाकार है, मतलब एक कोई लंबी है और कोई बेलनाकार है, ट्यूबिकल है, कोई चपटी है। तो इस तरह की हड्डियों का नाम इसी आधार पर ये पूरा है, इसको पढ़िएगा। इसी को हम लोग डिफाइन रिसीव करते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाला पढ़िएगा क्योंकि ये हिंदी वाला बहुत टफ होगा आपको। हड्डियों की ऊपरी भी देखिए, यहाँ जो उसका जो नाम है, उनके नाम आपको समझने पड़ेंगे, नहीं तो हाथों के, अब यह इन्होंने, ठीक यहाँ बता रहे हैं, वो हाथों की ऊपरी भुजा कंधे से जुड़ी हुई थे। देखिए ये कंधा है, तो जो हमारा ये वाला हाथ है, ये हमारा हाथ जुड़ा हुआ है किससे? कंधे से जुड़ा हुआ है। इसमें एक हड्डी होती है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। ये वाली ये हड्डी है, ये ह्यूमरस हड्डी है। ह्यूमरस ऊपर के लिए, बाहों के लिए ह्यूमरस हड्डी बड़ी होती है। इसका ऊपरी सिरा कंधे के जोड़ से, इस जो जोड़ है यहाँ से जुड़ा रहता है। कंधे के जोड़ में सामने की ओर ये कॉलर बोन है, सामने ये आपको दिख रही है, ये कॉलर बोन है, ये वाली ये कॉलर बोन है, जिसको आप बोलते हैं, यही सामने दिखती दो, एक इधर एक इधर। कंधे के जोड़ सामने कॉलर बोन होती है और उसके पीछे तो स्केपुला आप पीछे समझ सकते हैं। स्केपुला जो ट्रायंगुलर फॉर्म होती है, ये स्केपुला होती है। इसको हिंदी में अगर कोई बोलना चाहे तो कह सकता है पखौरा, तो स्केपुला है। ह्यूमरस का निचला हिस्सा कुहनी से, एल्बो से, यहां से जुड़ा हुआ है, एल्बो। इस जोड़ से नीचे अब दो है, रेडनेस और एल्ना, दो जाती हैं। तो एक रेडनेस मन रेडियस, तो रेडियस जाती है अंगूठे की ओर और दूसरी अल्ना जाती है छोटी उंगली की ओर, ये जाती है। इसके नीचे सिरे कलाई की हड्डी जुड़े होते हैं और इनमें अंगुलियों में 3-3 हड्डियां जुड़ी होती है। तो यहाँ पर हम लोग है ना, कार्पल, ये वाला यहाँ पर हमारा जो मोड़ है, यहाँ पर कार्पल, यहाँ पर मेटाकार्पल और यहाँ पर फेलेंचिस, 3-3 हड्डियां हैं। ये 3 है ना, 1 2 3, ऐसे जोड़ पर जो ज्वाइंट है ना, जितने ज्वाइंट है तो उतने हड्डियां हैं, तो ये होती है। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कार्पल। फिर ये जो यहाँ 7-8 हड्डी हैं कार्पल, और यहाँ पर क्या है, कार्पल 8 होंगी। कार्पल जो है, कार्पल 8 कार्पल यहाँ पर होंगी। और ये आपके ये हड्डी देखिए, ये कुल मिला के 5 हड्डियां हैं, 5। तो ये हमके मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल, और ये हमारी कहलाती हैं फेलेंजेस। तो ये है। फिर मेरुदंड में गर्दन की सबसे लंबे कशेरुका वर्टिब्री से खोपड़ी जुड़ी होती है। अब ये जो है यहाँ पर सब खोपड़ी, ये खोपड़ी है, तो खोपड़ी से नीचे यहाँ पर हमारा
जुड़ी होती है क्या, मेरुदंड जो स्पाइनल कॉर्ड की जाती है, तो स्पाइनल जो वर्टिब्री है उसके सबसे ऊपर। खोपड़ी की भाई खोपड़ी में स्कल के भाग कई होते हैं कपाल, तो इसको हम लोग कपाल कहते हैं पहले को, इसमें मस्तिष्क होता है। तो अब इसी क्रेनियम में दो गोल गड्ढे होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, जिनमें दोनों आंखें रहती हैं। तो ये जो है आपका एपरेटस टाइप का है, उसमें एक आंखें फिट है। नीचे सामने की ओर नाक की हड्डी होती है। इसके नीचे ऊपरी जबड़ा, तो ऊपरी ऊपरी जबड़ा, ये जो ऊपरी जबड़ा है तो ये मैक्सिला होता है, ये गलत लिखा हुआ है। इसके नीचे ऊपरी जबड़ा मैक्सिला कहलाता है, नीचे मैंडिबल कहलाता है। इसके नीचे निचला जबड़ा मैंडिबल कहलाता है। तो नीचे वाला मैंडिबल और ये वाला मैक्सिला। तो अब ये इसके नीचे कान के पास के टेम्पोरल, यहाँ जो टेम्पोरल हड्डी है इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ जुड़ा हुआ ये इससे। तो ऊपर वाला मूवमेंट नहीं करता, नीचे वाला मूवमेंट करता है। ऊपरी और निचले जबड़े में 16 दांत। अब नीचे जबड़े इस वाले में आपको 16 दांत, इधर उधर, इधर लेफ्ट में 16, राइट में 16, 32 टोटल होते हैं। तो 16 नीचे 16 ऊपर, तो इस तरह के 16 ऊपर और 16 नीचे इस तरह होता है। तो राइट में अगर कहें तो हर उसमें 8 का होता कॉम्बिनेशन, 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर, 16 चौक में 32। ये एक ग्रोन अप चाइल्ड के लिए कह रहे हैं, एडल्ट में। धड़ की पसलियों के 7 जोड़े स्टर्नम जुड़े होते हैं। अब 7 जोड़े मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो कह रहे हैं, 7 पेयर पसलियों के जो होता है रिब्स के, वो स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। स्टर्नम से सहारा देते हैं और पीछे जाकर के वो भी जुड़ जाते हैं, वहां जो वर्टिब्री हमारी है उनसे जुड़ जाते हैं। और ये पसलियां वक्ष की कशेरुकाल से जुड़ी होती है, जो पीछे मारे जाते हैं तो उससे जुड़ी होती है। नीचे की दो जोड़ी पसलियों के अग्रभाग, नीचे की जो 2 जोड़ी पसलियां, 2 पेयर हैं, वो सामने तो ओपन होते हैं, मतलब उससे अटैच नहीं, मतलब होता है सीधे अटैच नहीं होते स्टर्नम से, लेकिन पीछे सब जुड़े होते हैं। पीछे सब, क्योंकि 12 पीछे हैं 12 सामने। फिर नीचे धड़ में पेल्विस की अस्थियां दो समान भागों की, ये जो पेल्विस वाला जो है वो दोनों तरफ, एक लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की हड्डियों से मिलकर बनता है। पीछे की ओर ये क्रम से जुड़ी होते हैं, बिल्कुल अपना अटैच होती है, ताकि वो लगता है कि एक जुड़ी हुई। इसके दोनों तरफ कूल्हे के जोड़ों में जांग की लंबी बेलनाकार हड्डी फीमर जुड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी फीमर हड्डी है। फीमर हड्डी सबसे बड़ी है और बड़ी मजबूत होती है, जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं। इसका निचला सिरा घुटने के जोड़ द्वारा, अभी टिबिया और फिबुला दो है, टिबिया और फिबुला 2 लंबी हड्डियों से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के निचले सिरे और पैर के पंजे की हड्डियां, नीचे 2 हड्डियां गई, और पैर के पंजे की हड्डियां कैल्केनियम और टेलेस नामक एंकल ज्वाइंट या पंजे के जोड़ का निर्माण करती है। तो वहां पर टेलेस और कैल्केनियम वाले हैं। फिर पैर जैसे वहां पर था जो टेलेस मिलकर के, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था, इस जोड़ के बाद हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर हमारा कार्पल है, तो यहाँ पर कार्पल है ये वाला, और ये मेटाकार्पल है। वैसे ही जो जहां पर आपका एंकल ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट में आपको यहाँ पर 8 थे, तो वहां 7 है, एक कम है, तो वहां 7 है। 7 हमको टार्सल कहलाएंगे, ऊपर वाले कार्पल नीचे वाले टार्सल कहलाएंगे, और टार्सल 7 होंगे, उसके 7 टार्सल हड्डियां हैं। फिर अब जैसे यहाँ पर मेटाकार्पल था, तो वैसे ही वहां भी है, वहां जगह है, तो वहां पर भी मेटाटार्सल। तो टार्सल और मेटाटार्सल वो 5 है, क्योंकि ये वाली 5 उंगलियां हैं, तो 5 मेटाटार्सल है। और फिर 3 हड्डी वहां पर है, 2 है ना, उंगलियों की 2 छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी रहती, 3 वहां भी है। नाउ कम टू रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो अब ये रिप्रोडक्शन सिस्टम, यही बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर नर्व
अगर ब्रेन ये कंट्रोल कर रहा है कि दोनों सिस्टम का, तो ब्रेन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, लेकिन ब्रेन से सेकंड इंपॉर्टेंट सिस्टम के रूप में कहना चाहिए तो ये भी है, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी जनरेशन को आगे ले जाता है, संसार को आगे चलाने के लिए सृष्टि के रूप में। तो जनन तंत्र महत्व है जो 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 गोनाइडल से मिलकर बनता है। तो यह संस्थान क्या है, मनुष्यों में प्रजनन और संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है। तो दोनों के अलग अलग अंग हैं, लेडी और जेंट्स के दोनों के अलग अलग अंग हैं, और उसमें जो है कुछ बाहरी एक्सटर्नल है और कुछ इंटरनल है। ठीक, तो एक जो जो बाहर से दिखाई देते हैं वो एक्सटर्नल है, और जो जो अंदर अंदर रहते हैं वो इंटरनल कहलाते हैं। अब आगे इसी में है, इसके जो पॉइंट वो है वो हिंदी इंग्लिश के दोनों अलग अलग है। तो लेडीज के आंतरिक में क्या है, यूट्रस है, उसके बाद ओवरीज है, और ओवरीज है, और ये ओवरी है, और फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ये तीन है, पहले ओवरी, फिर जो है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और बार्थोलिनस ग्लैंड, इतने हैं। और उससे जो है अंत में यूरेथ्रा से उसको निकलने के लिए एक यूरेटर से जाती है, यूरेथ्रा से निकलती है। अब डिंब ग्रंथि, डिंब या अंडे का और वृषण निर्माण करते हैं। तो जो ओवरी है वो क्या करती है, ओवम का निर्माण करती है। और क्या हुआ, और जो टेस्टिस है वो जो है स्पर्म का निर्माण करते हैं। तो जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो एक जाइगोट की रचना होती है, वही जाइगोट आगे होता है। ये गौरतलब है कि डिंब शुक्राणु आधे क्रोमोसोम, अच्छा, अब दोनों में ये है कि 46 जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 जो है टोटल क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो 23 मेल से मिलते हैं और 23 फीमेल से मिलते हैं। ये जो कौन जो बेबी चाइल्ड जो है वो मेल होगा फीमेल होगा, ये इन क्रोमोसोम से निर्भर करता है, क्योंकि इस 23 पेयर जो है उसमें 22 पेयर जो है ऑटोसोम्स हैं, लेकिन है उसका। अब एक्स क्रोमोसोम, अगर एक्स क्रोमोसोम लेडी का और जेंट्स के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की, और अगर एक्स लेडी का और वाई से मिलता है पुरुष के तो ये लड़का पैदा होता है। यानी डिपेंडेंट जो है इस तरह जो है दोनों पुरुष का जो एक्स वाई क्रोमोसोम है उसी पर निर्भर करता है। नाउ कम टू एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? अब ये जो सिस्टम हमने कहा था कि एक सिस्टम, दो सिस्टम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों कंट्रोल करते हैं। तो अब क्या है, इस तंत्र में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, तमाम नाम अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो ये क्या होता है, इनसे हार्मोन्स, हम लोग समझ लें कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है शरीर में, एक तो एंजाइम और एक हार्मोन। तो एंजाइम और हार्मोन ये सब प्रोटीन से बने हुए हैं। एंजाइम क्या करते हैं,
कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो किसी एक्टिविटी में, किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो केवल उनकी प्रेजेंस से जो उसकी गति है वो बढ़ जाती है। तो हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि एंजाइम हमेशा मिलते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम उस जो भी एक्शन हो रहा होगा उसको तेज कर देते हैं। तो ये काम जो है एंजाइम करते हैं। लेकिन हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स भी उसी तरह काम करते हैं कि ये कोई एक चीज है और वो एटम बम के समान पूरे शरीर में एक साथ फैल जाते हैं, और वो जो डिस्टाइंड उनका नेचर है, जो चाहते रिजल्ट, वो रिजल्ट ये लाते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं ये। तो ये जो है किसे निकलते हैं, एंडोक्राइनल सिस्टम से। अब एंडोक्राइनल सिस्टम क्या है, एक यहां समझना जरूरी है, दो है, एक एक्सोक्राइन है और एक एंडोक्राइन है। अगर किसी ग्लैंड से कोई सीक्रेशन हो रहा है और वो सीक्रेशन किसी ट्यूबिकल से, किसी आधार बेस से हो रहा है और उस बेस के बाद कहीं जा रहा है, तो वो एक्सोक्राइन कहलाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा ग्लैंड है जो अपना सीक्रेशन कर रहा है और वो सीधे, देखिए रक्त नलिकाओं में बंद है, रक्त के माध्यम से ही सारा फैलाव होता है, कोई भी चीज जाएगी तो रक्त, जैसे नदी में पहले होते थे कि लकड़ी डाल दिया पहुंच गए एक जगह से दूसरी जगह, तो इन नदियों के उसी तरह यहाँ भी है, जो चैनल हमारे बने हुए उन चैनल में हमारा ब्लड है, इसी के माध्यम से मूवमेंट होता है। ब्लड के बाहर आपको जगह पेरिफेरी में क्या है, वहां पर कोई ना कोई लिक्विड है। अब अगर उस लिक्विड में कोई चीज चली जाए तो भी लिक्विड से ट्रांसफर हो जाता है क्या, कोई सिस्टम हमारे पास जानते हैं, डिफ्यूजन सिस्टम, तमाम सिस्टम, फिजिकल सिस्टम के आधार पर हम लोग ट्रांसफर अंदर, बाहर से अंदर होता है। ये हम लोग ने देखा हुआ है और पढ़ा हुआ है। अब हार्मोन्स जो एक्सोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम से होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सीधे के सीधे वो उसी के आसपास जो लिक्विड है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं अपना सिक्रेशन, और वो अल्टीमेटली ब्लड में चला जाएगा, ब्लड के माध्यम से वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, या डिस्टेंस जहां उनका होगा वहां पहुंच जाएगा। तो इनको हम लोग एंडोक्राइनल सिस्टम बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। इनके स्राव नलिकाओं द्वारा अंगों तक नहीं जाते, मतलब कोई ट्यूब से नहीं इनका जा रहा है कि यहाँ से लेके जा रहा है कहीं जैसे, लेकिन बस वहीं पर डाल दिया इन्होंने और वहीं से सीधे वो ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग पढ़े इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मस्तिष्क के निचले अग्रभाग में, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर होती है, ये इसी के जस्ट पीछे, तो निचले अग्रभाग में स्थित होती है, मस्तिष्क के निचले अग्रभाग में। ये मास्टर ग्लैंड है, बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है। ये समझ लीजिए कि अगर किसी कॉलेज की कल्पना करें तो हाइपोथैलेमस तो हम मैनेजर कहलाएगा, कंट्रोलर, और ये कहलाएगी प्रिंसिपल। तो इस तरह आप इसको रिलेशन समझ, मास्टर ग्लैंड है, इसमें कई तरह के हार्मोन्स निकल रहे हैं कि वो रक्त में मिल जाएंगे। तो इसमें समझ लीजिए कि 7 तो आपको मिलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से और 2 आपको मिलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, मतलब 9। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से 9 जो है, इसी ग्लैंड से 9 हार्मोन्स निकलते हैं। अब देखिए, थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH, ये हार्मोन क्या करता है, इस हार्मोन का काम, थायराइड के काम, जो भी काम थायराइड करता है उसको क्या है, उसको जैसे आयोडीन को थायराइड हार्मोन से बदलने, रक्त में उसके प्रवाह को नियंत्रित करने में करता है। यानी जो भी थायराइड बनाता है हार्मोन, उनको ये क्या करता है, ये उसको स्टिमुलेट करता है कि आप बनाओ। जैसे कोई प्रिंसिपल आए और कहे कि आप क्लास में बनाइए, ये पढ़ाइए, तो वही काम थायराइड TSH कहलाता है। तो TSH कंट्रोल क्या है, थायराइड ग्लैंड का नहीं है, बल्कि ये TSH निकलता कहां से है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो ये पिट्यूटरी का ग्लैंड है, यानी TSH में कोई गड़बड़ी हो तो हमको पिट्यूटरी पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। थायराइड में करिए लेकिन पिट्यूटरी में जरूर करिए, क्योंकि वही तो कंट्रोलर है। एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH,
एड्रिनो हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड हो गई हमारे इसमें किडनी के ऊपर, तो वहां के विकास और उसमें से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है, उसको कहता है स्टिमुलेशन के लिए। पेशी ग्लाइकोजन की वृद्धि, वसा का संगठन, कई क्रियाओं में इसका प्रभाव होता है। ग्लाइकोजन जो हमारे मस्कुलर, जो मसल्स में हमारी ग्लाइकोजन होती है, तो उसको वसा का संगठन मतलब फैट कितना वो होगा, उसका एकुमुलेशन वगैरह तमाम मेटाबॉलिक कंडीशन पर इसका प्रभाव होता है। तो ये एसीटीएच क्या है, ये भी यही निकालता है, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये, जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। ग्रोथ हार्मोन, अब ग्रोथ हार्मोन निकालती है तो क्या करते हैं, ये ग्रोथ के लिए होती है, जो भी आपका टिश्यू डेवलप होगा, सेल डेवलप करेगा, टिश्यू में डेवलप करेगा, ये सब होगा, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, सारी चीजें, जो आपका वेट बढ़ेगा, ये सब चीजों का ये है ग्रोथ। अगर ये कम हो तो आप नादे ठीक हो जाएंगे, ये अधिक हो तो आप लंबे हो जाएंगे। फॉलिकल उत्तेजक एफएसएच, ये भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करता है। तो ये क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स में इसको, और मेल में, लेडीज में ओवेरियन फॉलिकल्स को करता है, और वहां पुरुषों में टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, ताकि वो जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निकालता, ताकि वो अपना फंक्शनल करे और उसमें से जनरेशन हो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लेडीज में कार्पस लुटियम के निर्माण में सहायक होता है, और पुरुषों में भी क्या करता है, टेस्टिस में प्रभाव डालेगा और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करेगा, जो वहां का एक वो है हार्मोन है, तो वो उसका उसमें ये योग करेगा। पीयूष ग्रंथि के पिछले खंड से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, ये क्या है, ये यूट्रस में प्रभाव डालता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, और इसके साथ साथ जो है ये मिल्क ग्लैंड को भी प्रभाव देता है इस पर। तो ऑक्सीटोसिन ये बहुत महत्वपूर्ण, दो बहुत महत्वपूर्ण है। निकलते ये सब है वर्चुअली, तो निकलते हाइपोथैलेमस से है, लेकिन ऑक्सीटोसिन ये पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इकट्ठे होते हैं, तब बाहर निकलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन समझ सकते हैं इससे, डायूरेटिक यानी इसके प्रभाव से यूरिन कम हो जाता है। डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक, एंटी कह रहे हैं, ये नहीं कह रहा है कि एंटी माने एंटी, रोकता है। कैसे रोकता है, जब इसने देखा कि पानी बहुत जा रहा है, तो ये शरीर, ब्रेन उसको देता है कि भाई पानी अधिक सोख लीजिए, तो रीअब्जॉर्प्शन जो कंसेप्ट है वो यहाँ से होता है, तो पानी, कोई सोडियम, इन सब का इसमें हो जाता है। तो अगर ये, तो गुर्दा पानी का अवशोषण, जब एडीएच कम निकलेगा तो पानी अधिक बहेगा, यूरिन अधिक होगी, तो वहां शर्करा भी आएगी, मतलब शुगर, तो इसको हम डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस इज अ डिजीज ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी की डिजीज है ये, पैंक्रियाज की डिजीज नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस में अंतर है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये क्या है, गर्दन के सामने नीचे की ओर स्थित होती है, यहाँ पर, ये वाली जो है यहाँ पर, तो ये इसी के चारों तरफ थायराइड और पैराथायराइड यहीं पर होती है। तो क्या है थायराइड, इसके इस ग्रंथ में आजू बाजू दो हिस्से हैं। थायराइड ग्रंथ थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलती है, तो क्या होती है, उससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके कंट्रोल होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। साथ ही वृद्धि हार्मोन से निकलकर, वृद्धि हार्मोन से मिलकर जो ग्रोथ हार्मोन है उससे मिलेगी थायरॉक्सिन, मस्तिष्क के विकास, ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है, यानी थायराइड इतनी महत्वपूर्ण हो गई। थायरॉक्सिन हार्मोन के कम सेवन से अंगों की बाढ़ में विकृति आती है, तो ग्रोथ हो रहा है कम हो जाएगी, और अधिक हो जाएगी तो हाइपरथायराइडिज्म नामक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा इस ग्रंथ का आकार बढ़ने से घींगा नामक गोइटर हो जाएगा। बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। अब नाउ कम टू पैराथायराइड। हम लोग पैराथायराइड में आ गए।
पैराथायराइड, यही ग्रंथियां थायराइड ग्रंथ के पास लगी, उसी से लगी हुई हैं। चार होंगी ये, और ये उसी के मटर के दाने के आकार की और संख्या में 4 होंगी। इसमें पैराथार्मोन नामक हार्मोन निकलेगा। देखिए नाम जो उसी तरह है, पैराथायराइड तो पैराथार्मोन। ये कैल्शियम और फास्फोरस के वितरण और मेटाबॉलिक एक्टिविटी का नियंत्रण करता है, नियमन करता है। नियमन रेगुलेशन। तो कैल्शियम और फास्फोरस यानी कितना हड्डियों में कैल्शियम होना चाहिए, कितना जाना चाहिए, वो उसके लिए ये करता है। इस हार्मोन की अधिकता से हड्डियां, अगर हार्मोन अधिक है तो हड्डियां क्यों, उससे निकाल करके वो ब्लड में दे देता है। अगर ये जो पैराथ हार्मोन है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अस्थियों से कैल्शियम निकाल करके और ब्लड में डाल देगा। इसके विपरीत थायरोकैल्सिटोनिन एक होता है, वो ब्लड से कैल्शियम को निकाल के दे देता है। और इनकी बैलेंसिंग के लिए एक और हम लोग के पास हार्मोन होता है, वो इनको बैलेंस कर देता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन दो आपका ये हुआ, और एक हाँ ठीक है, ये दो इसके मेन है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तो यह समझ लीजिए। और ये हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो इस पर इसकी एक्टिविटी पर ये सब उससे प्रभाव अलग है। पर, जो है हाइपोथैलेमस से दिख, तो अगर ये पैराथार्मोन अधिक हो जाएगा तो हड्डियां में क्या उससे निकल जाएगा, तो उससे छिद्रमय हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी और गुर्दों में पथरी बन जाएगी। और इसकी कमी होगी तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी और टिटेनस नामक रोग हो जाएगा। तो कैल्शियम भी दवा से ठीक होगा, तो ये कैल्शियम देनी पड़ती है। एड्रिनल क्या है, एड्रिनल ग्रंथियां एक एक की संख्या में दोनों गुर्दों के ऊपर स्थित होती है, गुर्दों के ऊपर कैप की तरह स्थित होती है। प्रत्येक ग्रंथि 2 भागों कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स हमेशा बाहर का भाग होता है, मेडुला अंदर का भाग होता है। तो इससे अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टेक्स से निकलता है और मेडुला से निकलता है। कॉर्टेक्स से जो निकलता है मेन वाला मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सेक्स हार्मोन निकलते हैं। तो ये जो मेन है उससे 2 बहुत महत्वपूर्ण निकलते हैं। कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स से जो वो है, तो कॉर्टेक्स से निकलेगा एल्डोस्टेरोन और कार्टिजोल और एंड्रोजेंस, ये 3 अधिक निकलते हैं इससे, कॉर्टेक्स से। तो इससे कॉर्टेक्स से क्या निकलेंगे, नंबर 1 एल्डोस्टेरोन, नंबर 2 कार्टिजोल और तीसरा एंड्रोजन, ये निकलते हैं। और मेडुला से निकलते हैं इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, विभिन्न कार्टिकोस्टेरॉइड्स, जो देखिए कार्टिजोल वगैरह जो स्टेरॉइड्स तो है, तो ये सब जो है खनिज लवणों सोडियम पोटेशियम को शरीर से बाहर निकलने से रोकते हैं। इसलिए ये ऊतकों में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं। कैसे, जब उनको रोकेंगे तो पानी के साथ होंगे तो पानी भी रह जाएगा, तो इसमें कुछ रक्त में शर्करा की मात्रा कुछ होता है, अब बढ़ जाता है, कोई उसमें बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय में आवश्यक होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में भी काम देता है। शरीर में अधिक मात्रा में स्टेरॉइड होने से रक्तचाप बढ़ेगा। स्टेरॉइड को बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है, और जब लिम्फेटिक टिश्यूज जो है क्षतिग्रस्त होंगे तो ये तो शरीर की हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सेक्स हार्मोन निकला, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का भी यही सेक्स हार्मोन के ये निकलता है, ये एंड्रोजन और ये एंड्रोजन। तो एंड्रोजन में वही बोलते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, पुरुषों में एंड्रोजन और लेडीज में एस्ट्रोजन। तो ये क्या होता है, इसका प्रभाव क्या करेगा, वो टेस्टिस में और आप ओवम में, जहां ओवरी में, ये जो प्रभावित करेगा।
तो इसकी कमी से एक बीमारी होती है एडिसन्स डिजीज, और अधिकता से कशिंग सिंड्रोम हो जाता है। कमी से अगर कम है तो एडिसन्स डिजीज, और अधिक है तो कशिंग सिंड्रोम। अब मेडुला से क्या निकलते हैं? एड्रेनल और नॉन एड्रेनल। कोई भी चोट या दुर्घटना हो तो क्या है, एड्रेनल अधिक मात्रा में निकलकर खतरों से बचाती है, ये शक्ति बढ़ाती है, श्वसन की क्रिया को तेज करती है, तो ये उसको मूवमेंट देने के काम करती है। थाइमस ग्लैंड, धायमा कहा जाता है इसको। ये ग्रंथि दोनों फेफड़ों के मध्य हृदय के लगभग ऊपर स्थित होती है, बिल्कुल ये बच्चों में लगभग 14 वर्ष तक बढ़ती है। पहले 2 वर्ष तक बढ़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली बढ़ती है और 14 वर्ष तक बढ़ेगी। 14 वर्ष के बाद भी शुरू छोटी हो जाती है, और बाद में जो एडल्ट है उसमें बिल्कुल बहुत छोटी हो जाती है। तो इसकी ये एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट्स तैयार करती है। हम लोगों ने पढ़ा था इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी में, इसको पढ़ा था। तो ये थाइमस है, धायमा की तरह है। पीनियल ग्लैंड, ये लाल रंग की गुठली के आकार की होती है, जो मस्तिष्क के तीसरे नीले के पीछे स्थित होती है। इस ग्रंथ के कार्य अभी तक ज्ञात नहीं हो सके हैं, लेकिन इससे जो निकलता है सिक्रेशन पीनियल ग्लैंड से, वो आवश्यक ये है कि ये नॉर्मली रात के समय निकलता है। तो रात में निकलने में क्या फायदा है कि रात में जब निकलेगा तो उसमें सोने में इसका पीनियल ग्लैंड का रोल है कि आपको निद्रा ठीक आ रही, कैसे आ रही, इसका रोल है। और जो ब्रह्मांड से अपना संपर्क करना चाहते हैं सहस्त्रार चक्र के माध्यम से, वो पीनियल ग्लैंड को अब बढ़ाते हैं उसको। देन हमारा आ गया लिम्फेटिक सिस्टम। लज्जिका तंत्र शरीर की प्रतिरक्षा में, लिम्फेटिक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 2 भाग हुए। उसने कहा कि हार्ट है, हार्ट यहाँ से आर्टरीज के माध्यम से उसने पूरे शरीर में शुद्ध रक्त, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसने पहुंचाया। वहां से जो वापसी आ रही थी, तो वापसी में वेन्स के माध्यम से वो कौन सी चीज ले आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ले आया। तो उसका रंग जो है, इस कार्बन रेड जहां पहले था आर्टरीज में, वहां वेन्स में उसका पर्पल रेड हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई चीज जा रही थी और ये कोई रक्त सब जगह नहीं पहुंच पाया, मान लीजिए कोई रक्त नहीं पहुंच पाया, या जहां पर हमारे, तो वहां पर लिम्फेटिक सिस्टम की भूमिका है, ये वहां भी पहुंचाएगी। नंबर 1। नंबर 2, पोषण वगैरह सब होता है, पोषण भी होता है और डिफेंस भी होता है। और लेकिन 2 चीजें करेगी, जो आपका कभी नीचे गिर उड़ गया, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है और कोई सामान गिर गया, अब इसको उठाने के लिए कौन हो, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज दिया। तो वो उसको क्या करती है, वापस ला करके रक्त में अल्टीमेटली हार्ट को पहुंचाती है। पहुंचाना हार्ट में है, सो दैट कि शुद्ध हो जाए, फिर से दोबारा कम आ जाए। तो ये इसका जो है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो 2 सिस्टम है, एक जो इसको क्लीनिंग सिस्टम भी कह सकते हैं हम लोग। क्लीनिंग मतलब सबका साफ करते हुए लौट आना और फिर उसको रिसाइकलिंग कर देना। तो क्लीनिंग सिस्टम 2 हैं, एक है वेनस सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। और न्यूट्रिशन सिस्टम एक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आर्टरी सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम। तो आर्टीरियल सिस्टम केवल आपको न्यूट्रिशन देता है, वेनस सिस्टम आपको वो जो है आपको सब क्लीनिंग करता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी क्लीनिंग करता है, एज वेल एज डिफेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लस्का इसका इसमें जो है लिम्फ, इसको लिम्फ बोलते हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और तो इन सब के माध्यम से पूरा इसका निर्माण होता है। अब ये ग्लैंड्स बीच बीच में होती है, जैसे कोई कहीं से निकला पहुंचा, तो हर जगह इन्होंने ग्लैंड्स बना रखे हैं। तो ग्लैंड्स क्या है, इनके समझ लीजिए कि अगर हम वैसे कहें तो पुलिस तंत्र की तरह है, कि पुलिस में चौकी बना दिया, तो यहां से जरूर पास होंगी ये, वहां से जाएंगी। तो लसिका द्रव में छोटी छोटी रक्त नलियों में छन छन कर आया द्रव है, जो वापस रक्त वाहिकाओं में नहीं आ पाया, जो ब्लड वेसल्स में। तो ये बारीक नलिकाओं के रूप में है, तो इनमें आकर के ये इकट्ठा करके अल्टीमेटली हार्ट को पहुंचा देती हैं।
और इसके साथ ही लिम्फ को उल्टी दिशा में या वेन्स में भी यही होता है कि लिम्फ को उल्टी दिशा में बहने, मतलब ऊपर से नीचे न जा पाए, इसके लिए वेन्स में भी ऊपर से नीचे न जाए, इसके लिए व्यवस्था होती है। और वो ऐसा वाल्व होते हैं ताकि ऊपर से रक्त नीचे नहीं जा सकता और या लिम्फ ऊपर से नहीं जा सकता। अब ये लिम्फ आते हैं और डिफेंस का भी काम करते हैं। इन जो हमारे वो है, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स में कोई आया, दुश्मन कोई आया, तो ये ग्लैंड्स में क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स में अपनी संख्या बढ़ा देते हैं और ग्लैंड्स सूज जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि वो ये ग्लैंड्स फूली हुई है, सूजन आ गई है। तो सूजन आपके लिए अच्छी है, कोई वो नहीं है, वो डिफेंस के लिए एक तैयार कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस्का गांठें लिम्फ नोड्स आल्पिन के सिरे से लेकर बादाम के आकार की या बड़ी हो सकती है, छोटी और बड़ी। लेस्का वाहिकाएं लिम्फ लाती हैं। इन गांठों में श्वेत रक्त कण WBC इसमें होती है, RBC नहीं होता, WBC होती है, डिफरेंस के लिए है। तो इसीलिए इसका रंग जो है नॉर्मली द्रवहीन है, मतलब वो रंगहीन है, द्रव जो है ये रंगहीन है, क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल होती है। लिम्फ नोड्स जीवाणुओं को छानने काम करते हैं, जीवाणु को मारने काम करते हैं, इस तरह से संक्रमणों को आगे ले जाने से रोकते हैं। रक्त के लिए लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत निर्माण लिम्फ गांठों में होता है। लिम्फ के नोड्स में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है और एंटीबॉडीज के निर्माण में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। स्प्लीन जो है मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये तिल्ली लसिका, ये भी लिम्फ ग्लैंड से बनी हुई बड़ी गांठ है। अब ये क्या करती है, रक्त जो हमारा सिस्टम है, ब्लड सिस्टम वाला, उसका भी ये पार्ट है। और स्प्लीन आपको भोजन वाले कार्ड जो सिस्टम है उसका भी पार्ट है स्प्लीन, उसमें भी रोल इसका है, लेकिन ये मॉडर्न साइंस नहीं मानती है। प्लीहा बैंगनी लाल रंग की होती है और पेट के बाईं ओर लेफ्ट में होती है, जहां पर आपका पैंक्रियाज है उसी के पास में होती है। प्लीहा के भीतर लुगदी की तरह पदार्थ भरा होता है जिसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो इनमें फैगोसाइट्स भी होते हैं। फैगोसाइटोसिस माने मार देना, कोई हमारे फैगोसाइट्स बड़े होते हैं, वो जाते हैं, कोई दुश्मन आया उसको मार देते हैं। जब प्लीहा में लाल रक्तकाएं टूटती हैं तो भस्म कोशिकाएं भस्म, मान लीजिए कोई RBC आया और वो 120 दिन होना चाहिए तो 119 दिन पे है, तो जानते हैं कि उसको मरना है, तो अल्टीमेटली ये जो है ये फैगोसाइट्स जो है उसको मार देते हैं। प्लीहा में रक्त के लिए ताजे लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण भी करती है। संक्रमण, अब लिम्फोसाइट है तो कोई भी इंफेक्शन होगा उससे रोकने में मदद करेंगे। मलेरिया टाइफाइड में प्लीहा का आकार बढ़ जाएगा क्योंकि उनको अधिक चाहिए लिम्फोसाइट मारने के लिए। ऐसा समझा जाता है कि रोगों को लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण भी करती है। और विशेष परिस्थितियों में हिमोलाइटिस, एनीमिया और रक्त कैंसर में ऑपरेशन द्वारा निकाल देते हैं ताकि स्प्रेड ना हो। दूसरा ये जो है डिफेंस के लिए सिस्टम बहुत बढ़िया है, और प्लस ये जब कभी इमरजेंसी आती है तो ये रक्त का निर्माण, RBC का निर्माण भी करती है अगर इमरजेंसी आ गई, और जब बुढ़ावस्था में तो भी निर्माण करती है। तो ये हमारे इतने 10 तंत्र हैं और ये हम लोगों का ऑर्गन्स है, तो हम लोगों को ये जरूर पढ़ना है, ये आवश्यक है। ये मतलब बहुत समरी इसकी दी गई है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में हो, लेकिन हाँ इस पर थोड़ा सा एक हो जाता है तो रिफ्रेश हो जाता है, हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को क्या समझना चाहिए था और इसमें कितनी चीजें हम जानते हैं। अगली बार सुनते हैं तो हमको और अधिक अच्छा लगता है। तो इस तरह करके हम लोग इसको खत्म करते हैं। तो अब हम लोग जो है खेमका सर को, हम बार बार कहते हैं खेमका सर को याद करिए, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करिए, उस ऊर्जा को ट्रांसफर हम लोग करें। कहाँ ट्रांसफर करें? हम अपने किसी सहयोगी को ट्रांसफर करें। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हमारा मूल उद्देश्य इस विधा को आगे बढ़ाना है। किसी इंडिविजुअल संस्था या किसी संस्थान को आगे बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। कोई ये थेरेपी आगे बढ़ेगी तो कोई भी संस्थान या कोई भी संस्था आगे बढ़ पाएगी। हमारा ग्रोथ, हमारा विकास इस पर निर्भर कर रहा है कि हम कितना, हम मतलब हम नहीं बल्कि हमारा ये थेरेपी कितना विकसित हो रही है। अगर थेरेपी विकसित नहीं हुई तो आप संस्थान लेके बैठे रहिए,
आप इंडिविजुअल बहुत अधिक काबिल हो, आप बैठे रहे। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कि अगर हम 20 वर्षों में, 20-25 वर्षों में इस थेरेपी को आगे ले जा पा रहे हैं तो 50 वर्षों में और आगे ले जाएं, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। जो मूल हमारा है, ये मान के चलना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं कि एक्यूप्रेशर हमारा मूल है। यही तो हमने कहा था, टीसीएम हमारा मूल है। टीसीएम को हमको नहीं भूलना है। टीसीएम मूल इसलिए है क्योंकि इसी पर तो हमने एक्यूप्रेशर भी कहा, हमने आयुर्वेद की भी कहा तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहा। अदरवाइज आप आयुर्वेद तो सिस्टम था ही, आयुर्वेद में जड़ी बूटी है, वो सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हमने कहा कि आयुर्वेद के तत्व और एक्यूप्रेशर इस पे हम लोग मिला दे, यानी हमारे लिए अभी भी एक्यूप्रेशर महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इस बात को समझ नहीं पाए और नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी नहीं समझ पाएंगे। एक्यूप्रेशर मूल है, टीसीएम मूल है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन मूल है, डॉक्टर वाल मूल है, प्रोफेसर पार्क जी मूल है। इनको छोड़ना नहीं है। इनको छोड़ने से अगर हम कोई भी विधा एक्सेप्ट करते हैं तो अल्टीमेटली जैसे उसको 300-400 वर्ष लगे, ऐसे 400 वर्ष इसमें लगेंगे। आयुर्वेद इतने वर्षों का है तो आयुर्वेद तो अपना पल्वित पुष्पित है, उसको उसके लिए अलग सिद्धांत है, उसकी किताबें हैं, उनको आप पढ़िए। चाइनीज में किताबें हैं, उनको पढ़िए। हम चूंकि एक्यूप्रेशर चाहे कहीं विकसित हुआ हो, अल्टीमेटली विकसित तो चीन में हुआ। हमने जाना नहीं जाना वो अलग पॉइंट हुआ, विकसित चीन में हुआ। चीन में इतने सालों से 1949 में माओ से तुंग थे, उन्होंने इसको राजवंशय दिया और तब इसको फैलाया। इसके बावजूद नहीं फैल पाया उतना। 1972 के आसपास जब पश्चिम की आंखें खुली तब थोड़ा सा फैला। यानी वो मूल है तो उसको नहीं छोड़ना है। अगर हम लोग इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना हमारे हित में होगा। अगर हम नहीं समझे और हमने समझा कि चाइनीज की उपेक्षा किया तो हम कोई विधा जो आगे डेवलप करना चाहते हैं साइंटिफिकली या उसमें, चाहे मॉडर्न साइंस तो फल फूल रही है, उसके सिद्धांतों को आप अप्लाई करें या ना करें वो तो अपने आप उनका टेस्टिंग सिस्टम है, वो टेस्ट में ही कमा लेंगे, वहां कोई चिंता नहीं है। चिंता हम लोगों को है कि अगर हम लोगों ने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को छोड़ा तो जो हम लोग एक्यूप्रेशर को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, अल्टीमेटली हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगर हमको विकास करना है तो हमको टीसीएम को नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिए। खेमका सर यही बात कहते थे, वो अपने माध्यम से इस समाज को एक चेतना दे रहे थे, एक ज्ञान दे रहे थे। वो ज्ञान हम लोग के पास जितना मिला है उसको हम ट्रांसफर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक चेन बनेगी और तब हम लोग कह पाएंगे कि खेमका सर का सपना पूरा हो रहा है। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 5 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं और हम लोग फिर चाइनीज पर चर्चा करते हैं।